और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, अब तक आपने ज्ञानव्यापी की सुनवाई देखी है, क्या ज्ञानव्यापी में हुआ यह देखा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदुओं के लिए पुश्तैनी लड़ाई जो पिता और पुत्र लड़ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या फिर कुतुब मीनार और ताजमहल हो, ये है पिता पुत्र। मैं बताऊंगा ज्ञानव्यापी की कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन ये पिता पुत्र है। ये है विष्णु शंकर जैन और ये है हरिशंकर जैन। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन पिता पुत्र हैं। ये दो पिता पुत्र वकील ज्ञानव्यापी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको बताता हूं कि आखिर विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कौन है और आखिर क्यों इनको सुनवाऊंगा। अभी दोनों से हमने बात की है, दोनों आखिर क्यों, जहां मंदिर का विवाद है, यह मामला पिता पुत्र ही क्यों लड़ रहे हैं। आपने भी इनकी तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होंगी, ये आप देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें टीवी पर देखी होंगी, टीवी डिबेट्स में देखी होंगी। यही दो पिता पुत्र हैं जो हर जगह, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, कुतुब मीनार हो या ताजमहल, उस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं। इनके बारे में आपको बताता हूं। ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन, जो मेरे आगे खड़े हुए हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हरिशंकर जैन है, और सामने जो खड़े हैं वो है विष्णु शंकर जैन। अयोध्या केस में भी हिंदू पक्ष की पैरवी कर चुके हैं। अयोध्या के मामले में हरिशंकर जैन के इनके बेटे हैं विष्णु शंकर जैन। आपको बताऊं कि पिता पुत्र के लिए ने, इन दोनों ने, पिता पुत्र ने हिंदुओं के लिए 102 केस अब तक लड़ चुके हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए। ज्यादातर केस में पिता पुत्र ने जीत हासिल की है अब तक, ज्यादातर जितने भी केस लड़े हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी दोनों पैरवी कर रहे हैं। कुतुब मीनार केस में भी हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन। ताजमहल विवाद में भी हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं पिता पुत्र। संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द है उसको भी कोर्ट में चुनौती दी है। हरिशंकर जैन के बारे में मैं बताऊं, जो मेरे आगे खड़े हैं, हरिशंकर जैन का जन्म 27 मई 1954 को हुआ, यानी मई के महीने में उनका जन्मदिन भी आने वाला है, 27 मई को हुआ। साल 1976 से वकालत कर रहे हैं हरिशंकर जैन, 1976 से वकालत कर रहे हैं। हरिशंकर जैन ने लखनऊ कोर्ट से वकालत की शुरुआत की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी कर चुके हैं इस मामले में। साथ ही साथ विष्णु शंकर जैन जो उनके सुपुत्र हैं, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ, 1986, बहुत यंग है विष्णु। पिता को हिंदुओं के लिए केस लड़ते हुए देखा और उससे प्रेरित हुए हैं। विष्णु शंकर जैन ने 2010 में वकालत की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पिता हरिशंकर जैन के साथ वकालत के गुर सीखने लगे विष्णु शंकर जैन। और विष्णु ने राम जन्मभूमि केस में से वकालत की शुरुआत की थी, अयोध्या के मामले से शुरुआत की। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के लिए पैरवी की। विष्णु शंकर जैन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के भी प्रवक्ता हैं। और आइए अब मैं आपको पिता और पुत्र दोनों को सुनवाता हूं जो इस वक्त ज्ञानव्यापी का मसला भी लड़ रहे हैं और ये अयोध्या का केस भी लड़ चुके हैं। दोनों को जरा सुनिए, आखिर क्यों ये हिंदू और हिंदुओं की रक्षा या हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, दोनों को सुनिए। जो हिंदू मंदिर गुलामी काल में बर्बरता पूर्वक गिरा दिए गए थे, नष्ट विनष्ट कर दिए गए थे, उन सबको वापस लेना है, इसका फैसला मैं अपने बाल्यकाल में स्टूडेंट लाइफ में कर चुका था और वकालत पढ़ने का उद्देश्य ही था। और वकालत में आने के बाद जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने उन कामों पर, उन स्थानों पर जो भी कार्य कर सकता था वो मैंने प्रारंभ कर दिया। धर्म की लड़ाई के पीछे केवल उद्देश्य हिंदुस्तान में धर्म राज स्थापित करना है। जो वैभव, जो कल्चर, जो संस्कृति और सभ्यता 800 साल की गुलामी काल में नष्ट भ्रष्ट की गई है, उन सब को वापस लाना और इस देश को पुनः उस गौरवशाली जगह पर पहुंचाना जहाँ की इस देश का वैभव था, आध्यात्मिक रूप से संपन्न था। आज जो सारे आध्यात्म, सारे धर्म और जो हमारे जितनी मान्यताएं थी सब चूर चूर कर दी गई हैं। और उसका केवल कारण ये है कि जो धर्म स्थान थे, जो धार्मिक ग्रंथ थे और जो हमारी परंपराएं थी, उन सबको तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया है, उनका रेस्टोरेशन हो। मैं इसी के लिए प्रयत्नशील हूँ। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये लड़ाई पूरे जनरेशन की है। मेरी ज़िंदगी की पहले भी थी,
मेरी जिंदगी के बाद भी जारी रहेगी। धर्म की लड़ाई है, इसकी शुरुआत मेरे फादर साहब से हुई है। उनको देखते देखते, उनकी प्रेरणा से, उनको देख के मुझे प्रोत्साहन मिला और उसी की वजह से आज धर्म की लड़ाई मुझे आगे बढ़ी है। और इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ समाज में इनजस्टिस है, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकें जुडिशियल माध्यम से। अगर हिंदू देवी देवता हैं और हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, हमारी कल्चरल हेरिटेज की रेस्टोरेशन का मुद्दा है, चाहे लव जिहाद का मुद्दा है, चाहे गौ हत्या का मुद्दा है, ये जितने ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू समाज, हिंदू जनमानस की आत्मा से जुड़े हों, उनको रेज करना, उसके लिए फ्री लीगल एड देना, ये इस पूरी लड़ाई का उद्देश्य है। अब ये लड़ाई कितनी लंबी है मैं ये तो नहीं कह सकता, पर हाँ डेफिनेटली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इस लीगल प्रोफेशन में हैं और एज लॉयर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जब तक ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हम ये लड़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे और जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर तोड़े गए उसके रेस्टोरेशन की मांग करेंगे, जहाँ जहाँ इनजस्टिस हुआ है समाज में उसके रेस्टोरेशन की, उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अपनी फ्री लीगल एड उनको देते रहेंगे और कोशिश करेंगे समाज में समरसता है, एकता है और जो संविधान की मूल भावना है आर्टिकल 14 की वो फॉलो हो। तो आपने देख लिया पिता पुत्र कैसे वहां लड़ रहे हैं जहां सबसे पेचीदा मामला है। अब आइए बात करते हैं ज्ञानव्यापी का मामला लड़ रहे हैं जज विश्वेश। इनका नाम है अजय कृष्ण विश्वेश। इनके बारे में बताता हूं मैं। इन्हीं की अदालत में आज सुनवाई हुई, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जज विश्वेश कौन है जिनकी अदालत में यह मामला चल रहा है। ये देखिए, वाराणसी के जिला जज हैं डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश। इन्हीं की अदालत में आज सुनवाई हुई। डॉक्टर विश्वेश ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई कर रहे हैं। आपको बताऊं, रिटायरमेंट में सिर्फ 20 महीने का वक्त बचा है। इसके अलावा न्यायिक सेवा की शुरुआत 20 जून 1990 को हुई और न्यायिक सेवा में 32 सालों का अनुभव हासिल है। जज विश्वेश साहब को यूपी उत्तराखंड में 30 जगहों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा जिला जज के तौर पर पहली पोस्टिंग उनकी 2018 में यूपी के संभल में हुई थी। जिला जज के तौर पर बनारस इनका चौथा जिला है और वाराणसी में पिछले साल 21 अगस्त को काम संभाला है, यानी पिछले साल ही वाराणसी आए हैं। पहले वो राजस्थान में लेक्चरर भी रह चुके हैं और न्यायिक सेवा के 16 ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। काफी तजुर्बेकार हैं। डॉक्टर विश्वेश का जन्म 7 जनवरी 1964 को हुआ था। यह उनका तारुफ है और मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। पिता शिवदत्त शर्मा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और साल 1981 में बीएससी की डिग्री हासिल की थी और वकालत की पढ़ाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही की है। 1984 में एलएलबी और 1986 में एलएलएम किया है जज विश्वेश साहब ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं हम कि आज जज विश्वेश की कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्ञानव्यापी के मामले पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों के वकील पहुंच गए, लेकिन आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ। जज विश्वेश के सामने दोनों पक्षों के वकील पहुंचे थे और कितने लोग कोर्ट में मौजूद थे जरा आपको बताता हूं। आपको अगर जानकारी नहीं, आप ऑफिस में रहे होंगे, कोर्ट में क्या क्या हुआ ये आपके लिए। दोपहर 2 बजे आपको बताऊं जिला कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के 19 वकील कोर्ट के अंदर मौजूद थे। सुनवाई के दौरान 4 याचिकाकर्ता भी कोर्ट में मौजूद थे। तो कुल कोर्ट के अंदर 23 लोग मौजूद थे। मीडिया की एंट्री कोर्ट में नहीं थी। आज हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा भी पहुंचे थे, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में क्या हुआ कि श्रृंगार गौरी याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि यह याचिका भी लगी है। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा करने की मांग भी इस कोर्ट में शामिल है। काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत ने यह याचिका दाखिल की है कि पूजा की इजाजत दी जाए। वजूखाने में शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। साथ ही साथ कोर्ट में नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने की मांग की गई है। वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम की भी मांग की गई है कि इसका वैकल्पिक इंतजाम किया जाए। जिला जज को आज तय करना था कि किस पर पहले सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष ने पहले मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की मांग की। मेंटेनेबिलिटी मतलब मामला सुनने लायक है या नहीं, इस पर पहले सुनवाई हो कि ज्ञानव्यापी का मसला आगे सुना भी जाए या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने इस पर दलीलें दी, हिंदू पक्ष ने एक साथ सभी मांग पर सुनवाई करने को कहा।
हिंदू पक्ष ने कहा मेंटेनेबिलिटी पर भी सुनवाई करिए और बाकी याचिकाओं पर भी सुनवाई करिए। हिंदू पक्ष ने पहले सभी साक्ष्य जुटाने की मांग की, लेकिन हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की सीडी और तस्वीरों की मांग की कि सीडी और तस्वीर मंगाई जाए। ज्ञानव्यापी में हुए सर्वे को साक्ष्यों में शामिल करने की भी मांग की गई। मेंटेनेबिलिटी पर अलग से सुनवाई ना करने की मांग की गई कि इस पर आप अलग से सुनवाई मत करिए, इसी में मिलाकर सुनवाई करिए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें इस पर सुनवाई करवानी है, इस पर अपनी बात रखनी है कि यह याचिका सुनी भी जाए या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने कहा मेंटेनेबिलिटी पर अलग से सुनवाई हो और उपासना स्थल कानून 1991 को आधार बनाया गया। इस बीच दीन मोहम्मद के 1936 के केस का हवाला दिया गया। आपको बताऊं, ज्ञानव्यापी में लंबे समय से नमाज पढ़ने की दलील दी गई जो 1936 के दीन मोहम्मद के केस में शामिल था। वाराणसी जिला कोर्ट में 45 मिनट तक सुनवाई चली, यानी मेंटेनेबिलिटी पर मुस्लिम पक्ष ने 45 मिनट अपनी बात रखी। जिला जज A.K. विश्वेश ने उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया, यानी फैसला सुरक्षित रख लिया। कल फैसला होगा, विवाद पर आगे की सुनवाई की प्रक्रिया में आखिर क्या होगा, ये इस बात पर जज अपनी बात रखेंगे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं मुस्लिम पक्ष के वकील जो कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। जो 7/11 की एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की, वो इसी आधार पे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है। तो हमारा कहना यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड नहीं है, उसमें धार्मिक स्वरूप शब्द यूज है और धार्मिक स्वरूप को डिसाइड करने के लिए जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई है वो भी आधार पे ली जाए कोर्ट के, तभी 7/11 एप्लीकेशन प्रॉपर्ली डिसाइड हो पाएगी। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व किया है और आगे क्या प्रोसीजर होगा इसकी हियरिंग का, उस पर कल माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगी और क्या अगली तारीख होगी सुनवाई की, उस पर भी कल माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगी। न्यायालय के आदेश पहले से था कि कमीशन की पर जो आपत्ति रिपोर्ट के बाद जो आपत्ति आहूत की गई थी, इसलिए जब तक वीडियोग्राफी और फोटो मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आपत्ति नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद विपक्ष द्वारा 7/11 पर बल दिया गया कि दावा इनका पोषणीय नहीं है, इस पर सुन लिया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों को सुनने के बाद, तमाम रूलिंग सुनने के बाद उन्होंने आदेश के लिए लगा दिया। कल आदेश करेंगे किस पर सुनेंगे पहले और किस तिथि को सुनेंगे, इसका ऑर्डर कल आएगा। नियम ये होता है कि 7 रूल 11 के अंतर्गत अगर कोई प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है तो उसको प्रथमतया निस्तारित होना चाहिए। तो इस लिहाज से माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को 8 सप्ताह में निस्तारित करने के लिए जनपद न्यायाधीश वाराणसी को निर्देशित किया गया है और इसमें भी वही सब बिंदु आएंगे कि क्या 15 अगस्त 1947 को इस स्थल की धार्मिक स्थिति मंदिर की थी या मस्जिद की थी। यह साक्ष्य का विषय है, साक्ष्य लेने के उपरांत ही हो सकता है। बहरहाल माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है तो जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष जो है वो दोनों पक्षों के तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे और जनपद न्यायाधीश महोदय को अपना निर्णय लेना है। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 7/11 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, ऑर्डर रिजर्व रखा गया, आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। और आइए मैं आपको बताता हूं, बार बार आपने सुना ये 7/11, ये कहा गया कि कोर्ट में 7/11 पर सुनवाई हो, जिसे आप मेंटेनेबिलिटी कह रहे हैं, जिस पर आज मुस्लिम पक्ष ने दलील दी। ये 7/11 क्या है, जिस मामले का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था और आज मुस्लिम पक्ष ने रखा, ये आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता है। मैं आपको बताऊं, ये एक प्रार्थना पत्र होता है दरअसल, और वादी प्रतिवादी दोनों न्यायालय में इसे पेश कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से कोई भी इस पर अपनी दलील रख सकता है। केस में तथ्यों की मेरिट को देखने से पहले की कार्रवाई होती है, यानी तथ्यों की मेरिट बाद में परखी जाएगी, उससे पहले की यह कार्रवाई है 7/11। विपक्षी याचिका को खारिज करने में इस्तेमाल होता है, यानी अगर इसे स्वीकार लिया कोर्ट ने कल
तो जितनी याचिका ज्ञानव्यापी से जुड़ी है वो खारिज हो जाएंगी। कोई वाद मेंटेनेबल ना होने पर विपक्ष दरखास्त करता है। मुस्लिम पक्ष इसलिए दरखास्त कर रहा है, उसका कहना है ये सुनने लायक नहीं। मतलब अगर कोई बात कानून विरोधी हो तब ये दरख्वास्त है। मुस्लिम पक्ष कानून का हवाला दे रहा है कि ये कानून विरोधी है जिसे आप सुन रहे हैं। विपक्षवाद को खारिज करने की मांग करता है जो मुस्लिम पक्ष कर रहा है। यह होता है कि याचिका सुनने लायक है या नहीं और याचिकाकर्ता की मांग कानून सम्मत है या नहीं। इसीलिए किस कानून का हवाला दे रहे हैं? कानून सम्मत ना होने पर सुनवाई नहीं होती है और कोर्ट बिना ट्रायल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर सकता है, यानी ये मामला आगे बढ़े उससे पहले ही खारिज किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इसी शक्ति का इस्तेमाल किया है और 1991 के कानून का वो हवाला दे रहे हैं। हिंदू पक्ष के वाद को उपासना स्थल कानून के खिलाफ बताया। यही वो कानून है जिसका हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है। इसी आधार पर आगे सुनवाई न करने की मांग की जा रही है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं वकील की जुबानी, जरा सुनिए ये 7-Eleven है क्या जरा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोअर कोर्ट को यह आदेश दिया था कि जो मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र है, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यह मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुकदमा चलने ही योग्य नहीं है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से ये बाधित है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोअर कोर्ट इसकी सुनवाई करके जिला जज इस पर अपना पूरा वर्जन रखे और इसको निर्धारित करें। तो आज माननीय न्यायालय ने, जिला जज साहब ने इसकी सुनवाई की है। मुस्लिम पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने, सभी ने अपनी दलीलें रखी हैं और माननीय न्यायालय ने यह तय किया है कि अब हम इसको देख लेते हैं, फिर 1-2 दिन में फैसला सुनाएंगे। इंतजामिया का कहना यह था कि उसको बिना मंगाए आर्गुमेंट्स हो और इसको डिस्पोज किया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। राखी सिंह की तरफ से स्टैंड ये था और अब भी वही है कि चाहे रिपोर्ट आए, चाहे वीडियोग्राफी हो ना हो, चाहे कमीशन की रिपोर्ट हमें अवेल कराई जाए ना कराई जाए, वी आर रेडी फॉर आर्गुमेंट्स। हम आर्गुमेंट के लिए तैयार है। आज प्रतिवादी पक्ष और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में है और खौफ में जिनपिंग है, डरे हुए हैं, बीपी हाई है जिनपिंग का। जरा तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जापान में लैंड हुए, बाकायदा एक डेलीगेशन उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बताएंगे जिनपिंग क्यों डरे हुए। उससे पहले जरा देखिए प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत कैसे हुआ, देखिए जरा। We love you, Modi ji. We love you, Modi ji. वाह। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। क्या रहा? स्वागतम। टोक्यो ऐसा लग रहा है मोदीमय हो गया है पूरा टोक्यो। अब जो है हम अपने भारत को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे भारत से इतनी दूर होने के बावजूद भी लग नहीं रहा कि वी आर नॉट इन इंडिया। मोदी जी आते हैं तो एक ऑरा बन जाता है और जो ऊर्जा जो उनके अंदर है वो ऊर्जा सब भारतीयों में, ये विदेशों में सबके अंदर आ जाती है। मोदी जी से बेहतर पीएम कोई हो ही नहीं सकता है और हम इतने खुशकिस्मत कि हम उनको इतने करीब से छू के गए और उन्होंने उनके साथ सेल्फी तक ले लिए। उन्होंने मानवता को योग का रास्ता दिखाया। जिन्होंने 370 हटाकर कश्मीरी पंडितों के लिए जो किया है काम, वो बिल्कुल अविस्मरणीय है। उनका हाथ छुआ, उनके पैर छुए। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू मीट मोदी जी। क्या बोले मोदी? मोदी जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, बट आके हाथ मिलाया, वो बहुत बड़ी बात हुई। और मोदी को मैंने आशीर्वाद, वो बहुत अच्छा लगा।
और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ और उसके बाद वो कैसे पहुंचे सीईओ से मिलने। ये देखिए जरा, जापान के बड़े बड़े सीईओ जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, ये आप उस मीटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। तो आइए अब आपको बताते हैं वो बड़े नाम जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्तम शेड्यूल में आज इनसे मुलाकात की और मकसद है भारत में इन्वेस्ट करना कि प्रधानमंत्री इन सीईओ से मिले। ये देख रहे हैं पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। इनका नाम है ओसामू सुजुकी, मुलाकात की जो कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सलाहकार हैं। अगला देखिए जरा, इनका नाम है तदाशी यनाई, ये फास्ट रिटेलिंग के सीईओ हैं और तदाशी यनाई से मिले जो कि फास्ट रिटेलिंग के सीईओ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन लीडर से पीएम की मुलाकात हुई है। आइए अब आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद जब पहुंचे लोगों के बीच शाम को, जिस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे भारतीयों को संबोधित करने जो जापान में रहते हैं। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ दिखाइए, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई थी। ये देखिए, हर शख्स प्रधानमंत्री की तस्वीर कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। ये देखिए जरा, सब सेल्फी लेना चाह रहे हैं, पीएम के साथ एक तस्वीर उतारना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, हजारों की भीड़ को जो हिंदुस्तानी जापान में रहते हैं उन्हें संबोधित किया। प्रधानमंत्री को भी सुनिए क्या कहा और जो भारतीय वहां मौजूद थे पीएम को सुनने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, दोनों को सुनिए। जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। मेरा नाम असद है, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं पिछले 12 साल से जापान में रहता हूं और आज मोदी जी के इस इवेंट में आने के बाद मुझे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में बड़ा अच्छा फील हुआ। क्योंकि देखिए, दुनिया में पेट्रोल खत्म हो रहा है। मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, मैं जाहिर सी बातें जानता हूं, लेकिन मोदी जी ने कहा ग्रीन हाइड्रोजन विथ हाइड्रोकार्बन्स, तो एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और आई बिलीव कि इंडिया विल डू वेरी वेल इन द कमिंग ईयर्स। प्लस एडेड विद दैट इज द ई पेमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी रही और मैं एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जा रहा हूं आज अपने दिल में, क्योंकि बिकॉज आई एम अ यंग पर्सन हियर एंड आई रिप्रेजेंट द यंग ऑफ जापान एज वेल एज इंडिया। यंग बच्चों को बोलूंगा कि मोदी जी की प्रेरणा ले और आगे बढ़े, और मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो भी उन्होंने कहा है, हमारे एकदम दिल और दिमाग पे वो चीज असर करी है। बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर। ऐसा लगा पिताजी ने सुन रहे हो, पिताजी की फीलिंग आती है। ही इज अ फादर फिगर। बहुत, मैं तो आपके माध्यम से ये बोलूंगा कि हर 6 महीने के अंदर मोदी जी यहाँ पर आए, बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा जापान के अंदर। पहले भारत के बारे में कोई, अभी हम पूछते थे कि आप किसी को भारत के बाहर पूछते आ जाता था कि आप महात्मा गांधी जी को जानते हैं या सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं। आप पूछा जाता है कि मोदी जी को जानते हैं, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जापान में थे लेकिन चीन परेशान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ पीएम मोदी नहीं, ये देख रहे हैं आप, जो बाइडेन भी जापान में लैंड कर चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी पहले से, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जापान पहुंच गए। दूसरी तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं एंथनी एल्बनीज, ये देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, नए पीएम ऑस्ट्रेलिया के, वो भी जापान पहुंच चुके हैं। सोचिए चीन के नजदीक कौन कौन, अगली तस्वीर में दिखाऊं, और ये है जापान के पीएम किशिदा। अब ये 4 बड़े राष्ट्र अध्यक्ष एक जगह मिलने वाले हैं। देखिए जरा, मैं आपके जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कहां इनकी मुलाकात होने वाली है और उसके बाद
अब आप समझिए कि चीन क्यों परेशान है। ये देखिए, अमेरिका से बाइडेन पहुंचे, पहले वो दरअसल साउथ कोरिया गए थे और उसके बाद टोक्यो पहुंचे। भारत से प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया से उनके पीएम पहुंच गए हैं और जापान के पीएम वहां मौजूद हैं। ये सारे राष्ट्राध्यक्ष यहां मिल रहे हैं। और देखिए जरा, चीन आप देख रहे हैं, चीन कितना बगल में, चीन के पड़ोस में मौजूद हैं ये सारे नेता, इसलिए चीन डरा हुआ है और खौफजदा है। तो जरा देखिए कि आखिर क्यों खौफ में है जिनपिंग। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, यह देखिए जरा क्यों खौफजदा है जिनपिंग। चीन के करीब जापान में बड़ी बैठक हो रही है, यह आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। चीन के पड़ोस में 4 महाशक्तियों की मुलाकात हो रही है, 4 बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी, पहली बड़ी बात। बैठक में जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ क्वाड सम्मेलन से चीन टेंशन में है। चीन के विदेश मंत्री ने दरअसल भड़ास निकाली है। सोचिए कितना गुस्सा है। कहा है हिंद प्रशांत रणनीति फेल होना तय है। सोचिए, एक बैठक हो रही है, उसको फेल होने की दुआ मांग रहा है चीन। क्वाड को चीन पर काबू के लिए बनाया गया, यह भी समझ रहा है कि उन्हीं पर रस्सी कसने के लिए बनाया गया है। आजादी के नाम पर अमेरिका गिरोह बना रहा है, चीन का यह कहना है। क्वाड को एशियाई नेटो नहीं बनने देंगे, जैसे अमेरिका का एक नेटो संगठन है जिससे रूस परेशान था। अब चीन का कहना है कि क्वाड को नेटो नहीं बनने देंगे एशिया का। गुआंग झाओ में चीन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको बताऊं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की पहली चीन यात्रा थी, वो भी मौजूद थे। हिंद प्रशांत रणनीति के खिलाफ दरअसल चीन है, यही वजह है कि चीन दरअसल बौखलाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बीच तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तस्वीर देखिए, हिंद प्रशांत कहां पर है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है हिंद प्रशांत का इलाका जिस पर चीन अपना अधिकार जमाता है। और जरा मैप के जरिए देखिए ये इलाका है कहां पे, तो आपको ज्यादा बखूबी समझ आएगा। ये आपके सामने आ गया, देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ जो आपको नजर आ रहा है, यही बीच का हिस्सा है हिंद प्रशांत का। दरअसल इसी बीच के हिस्से से सबसे ज्यादा परेशानी चीन को है। यही है दरअसल कारोबार का रूट, जो बड़े बड़े पानी के जहाज जो सामान लेकर जाते हैं और आते हैं, इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। यहां चीन को लगता है कि अगर ये चारों देश एक साथ आ गए तो ये जो पूरा समंदर का रास्ता है, ये चीन के लिए मुश्किलों भरा हो जाएगा और इसीलिए चीन सबसे ज्यादा परेशान और नाराज है। तो मैं आपको बताऊं, बाइडेन पहुंचे जापान और जापान पहुंचने के बाद, यानी चीन के बगल में खड़े होने के बाद, सीधे चीन को लास्ट वार्निंग दी है। बाइडेन ने चीन की तरफ दहाड़ लगाई तो चीन ने भी बाइडेन को जवाब दिया है। देखिए जरा, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। बाइडेन ने क्या कहा? बाइडेन ने कहा चीन सोचता है ताकत से ताइवान छीन लेगा। बाइडेन ने कहा तो ये चीन की पूरी तरह से गलतफहमी है। ये बात बाइडेन ने जापान में कही। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। ये सैन्य हस्तक्षेप अब तक यूक्रेन में नहीं किया है, लेकिन ताइवान में करेगा अमेरिका ने कहा। जिनपिंग ताइवान पर खतरे से खेल रहे हैं, यह कहा बाइडेन ने। ताइवान, इसके बाद जिनपिंग ने कहा चीन क्या कह रहा है, चीन को किसी तरह कम नहीं आंकना चाहिए। जिनपिंग का कहना है ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। यह चीन का आंतरिक मामला है, जिनपिंग कह रहे हैं, और हम राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात कही है। क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दों पर समझौता नहीं होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो बाइडेन को। सुनिए जरा, जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा जापान में, सुनिए। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. 私からは国際社会の平和と安全に主要な責任を負う安保理を含め国連の改革と強化の必要性を述べ、バイデン大統領から賛意が示されました。またバイデン大統領から改革された安保理において日本が常任理事国になることを支持する。खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आजम खान की।
आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है। एनकाउंटर की सियासत, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आजम खान। तस्वीरें दिखाइए जरा जल्दी से। आजम खान आज यूपी विधानसभा पहुंचे। सतीश महाना को आप देख रहे हैं, जिन्होंने आजम खान को शपथ दिलाई विधायकी की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम मौजूद थे। देख रहे हैं आप, सफाई दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के अंदर, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान आजम खान के बेटे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। न लाल टोपी लगाई थी और न अपनी कुर्सी से खड़े हुए। तो सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा? आजम खान को एक तरफ एनकाउंटर का डर सता रहा है, दूसरी तरफ आजम खान कह रहे हैं अखिलेश के आगे उनकी हैसियत ही क्या है। सुनिए जरा। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार? कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और यह भी कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लेकिन आजम अखिलेश के मामले में बात इससे भी आगे निकल चुकी है। यूपी की सियासत में आजम के तेवर और बयानों ने सपा का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमा दिया है। हालांकि जेल से छूटने के बाद आजम ने इसकी शुरुआत विक्टिम कार्ड खेलकर की। वो आजम खान जिनकी यूपी में कभी तूती बोलती थी, आज आजम खान को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। जेल में इंस्पेक्टर ये थ्रेट दे सकता है, अरे भाई घूमेगा तो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका तो जब इतने खतरे हों तो फिर ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता। ऐसा पहली बार नहीं है जब आजम ने सीधे अपनी बात रखने की बजाय गोल मोल घुमाने की कोशिश की है। जेल से छूटने के बाद अपने बयानों से आजम कई गहरे संकेत दे रहे हैं। उनके बयानों पर गौर करें तो वो कभी कहते हैं मैं माफिया नंबर 1 हूं, तो कभी कहते हैं मेरा कोई आधार नहीं, तो कभी अखिलेश के साथ बैठूंगा तो बड़ा हो जाऊंगा। आजम यहां तक कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म निभाया, लेकिन मेरे साथ के, मेरे धर्म के, मेरे प्रदेश के लोगों ने छोड़ दिया। किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूं, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूं। तो आजम खान से पूछा कि आप नाराज हैं, उन्होंने कहा मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं नाराज हूं। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ज्ञानवापी किसकी है और जिस तरह के नए नए दावे सामने आ रहे हैं, और एक जो नया ताजा दावा सामने आया है वो आया है व्यास परिवार का। व्यास की ज्ञानवापी है क्या? देखिए, कल इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले जो ये बड़ा दावा व्यास परिवार की ओर से किया जा रहा है उसको किस तरह से देखिए, क्योंकि ज्ञानवापी की जमीन व्यास परिवार की है। ये व्यास परिवार दरअसल दावा करता नजर आ रहा है। बचपन में हम तहखाने में गए थे, ये व्यास परिवार के जो लोग हैं वो करते नजर आ रहे हैं। मंदिर होने के जो तमाम प्रमाण है वो वहां तहखाने में साफ तौर पर मिलते हैं। ज्ञानवापी में 2 तहखाने हैं। ये व्यास परिवार के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि एक पश्चिमी उसमें है और साथ ही साथ एक दक्षिणी तहखाना है। ये 2 तहखाने हैं। साथ ही साथ नाना सोमनाथ व्यास पूजा यहां पर किया करते थे, जो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो वीडियो भी सामने आया है और रिपब्लिक भारत लगातार आपको उस वीडियो को दिखा रहा है। नंदी के ठीक सामने एक तहखाना है, ये व्यास परिवार कह रहा है, और तहखाने के जो खंबे हैं उनमें वो कलाकृतियां हैं। ये कलाकृतियां साफ तौर पर बताती है कि हां, यहां पर मंदिर ही था। देवताओं की कलाकृति चूंकि उन दीवारों पर इंगित है, उन दीवारों पर उकेरी गई हुई थी उस वक्त में ही, तो ये वो तमाम कलाकृतियां जो हैं जो उसको बताती है, उसके साक्ष्य, उसका प्रमाण देती है। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का जो निशान है वो बाकायदा बना हुआ है। तो ये वो तमाम बातें, तमाम दावे जो व्यास परिवार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन आइए इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुछ स्टूडियो के बाहर से भी मेरे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथ संजीव बुनियाल जी हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर शेख हलीमुद्दीन असदी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं।